साथियों नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग बेसावता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो क्लासें जो चली हुई थी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशल, और यहाँ पर जो आपकी जो क्लासें वो प्रारंभ हो चुकी हैं, यहाँ पर जल्दी से जल्दी आइएगा। आज जो संविधान में जो तीसरा जो पार्ट हम पढ़ेंगे और उस पार्ट का नाम है भाई यहाँ से अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ यहाँ से एक साथ कई क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसी के अंदर शपथ का उल्लेख है कि कौन सा व्यक्ति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, और साथ में जो भारत में जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं पदाधिकारियों को, उनका उल्लेख भी किस में कर रखा है, अनुसूचियों में। अब थोड़ा ध्यान से देखना भाई, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू होता है, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय अगर देखें हम लोग तो भाई हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां होती हैं, 8 अनुसूचियां। और उनमें से अगर ये देखें कि अगर वर्तमान समय में अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है, तो भाई ये कितनी हो जाती हैं, आपकी टोटल 12 अनुसूचियां हो जाती हैं, 12 अनुसूचियां। अब देखो, एक तो आपको यहां से क्वेश्चन ये याद रखना है कि जी हाँ संविधान में अनुच्छेद पूछा जाए तो क्या करना है, जी हाँ 395 ही करना है। ये बार बार रिपीट करें क्योंकि बार बार एग्जामों में भी रिपीट हो रहे हैं। और एक आयत की जी हाँ भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है, टोटल 22 भाग होते हैं। और इनमें से अगर देखें, देखो अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, इनमें से देखते हैं तो केवल किस में फेरबदल हुआ है, अनुसूचियों में फेरबदल हुआ है। और उनकी जो संख्या वो वर्तमान कितनी पहुंच जाती है, 12 हो जाती है वर्तमान में। तो ये तो आपको सेम टू सेम ऐसे याद करना है, इनमें कि कोई भी फेरबदल नहीं हुआ फिलहाल, और केवल फेरबदल हुआ किस में हुआ है, अनुसूचियों के अंदर फेरबदल होता है। अब देखना, अब यहां से अगर हम लोग देखें तो भाई यहां से जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं उनका उल्लेख करेंगे। एक नंबर पे नाम होगा प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, कि उसके अंदर उल्लेख किसका होता है यहां से। तो भाई इसके अंदर देखो वर्तमान में 28 + 8 समझ गए होंगे शायद। 28 तो क्या है, राज्य हैं, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान समय की बात करें तो। और अगर ये देखें कि इस समय भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1950 को कितने राज्यों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया था, 26 जनवरी 1950 की बात करें तो यहां से आपको याद रखना है 14 + 5 कि मूल संविधान में जो राज्यों का उल्लेख था वो टोटल कितने राज्य हुआ करते थे, आपके 14 राज्य हैं, और 5 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक चीज और यहां से आपको याद रखनी है, भारत में कि यहां से फजल आयोग या फजल अली आयोग, और ये जो आयोग बना था 1956 वाला, इसने एक सिफारिश भेजी थी सरकार के पास। इसने ये कहा था कि भारत के अंदर मांग उठाई जा रही है कि जी हाँ क्या भाषा के आधार पर भारत में राज्य बनाए जाएं, भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। तो इस समिति ने एक ही बात कही कि चाहे जो राज्य किसी भी प्रकार से बनाए, अगर उनकी मांग उठ रही कि हमारा जो भाषा के आधार पे बाहुल्य क्षेत्र है, अधिक भाषा बोलते हैं जो, तो उसके आधार पे भाषा के आधार पे हो या चाहे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हो, तो नए राज्य का निर्माण हो सकता है। यहाँ पर इस आयोग ने कह दिया। अब प्रश्न आपके एग्जामों में बार बार आ रहा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, भाषा के आधार पे गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा बनता है। तो भाई ये जो राज्य होता है उसका नाम क्या है, नाम होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य है। और इस राज्य का जो निर्माण हुआ था कब होता है, 1 अक्टूबर 1953 को। और 1953 में अगर देखें हम लोग कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन होते हैं, आपके जी हाँ आपके जवाहरलाल या JL नेहरू बने हुए थे उस समय की बात करें तो। अब यहां से एक चीज आप लोग देखो, भारत के अंदर जो राज्यों का पुनर्गठन होता है उसकी आपको सन याद करनी है भाई यहां से
कि राज्यों का भारत के अंदर जो राज्यों का पुनः गठन हुआ था वो कब होता है? तो भाई भारतीय संविधान में वो होता है 7वां संविधान संशोधन। और 7वां संविधान संशोधन कब का है? 1956 का होता है। इसके तहत देखने को यह मिला कि 1956 में इसी आयोग की सिफारिश के आधार पे भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और राज्यों का जो पुनर्गठन होता है उसमें देखने को यह मिला, यहां से 14+6। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत पूछा जाता है आपसे प्रश्न, तो भारत में राज्य कितने थे? 14+6। 14 राज्य और 6 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। और हाँ, एक ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, दिल्ली पहले भारत का राज्य था, न कि केंद्र शासित प्रदेश होता है, ठीक है ना। 1950 से लेकर 1956 तक लगातार ये भारत का राज्य बना हुआ था। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है उसके तहत दिल्ली को क्या अधिकार देते हैं कि ये तो केंद्र शासित प्रदेश होगा। अब आगे देखो, अब जब यहां से 14+6 की बात आ जाती है तो उसके बाद भैया यहां से याद रखना, भारत का जो 15वां राज्य जो बनता है वह राज्य कौन सा है? जी हाँ, गुजरात होता है। भारत का 15वां राज्य जो बनाया गया था वो गुजरात बनाया गया था। और गुजरात का जो गठन होता है वो कब गठन होता है? और वो सन आती है आपकी 1960 की आती है। अब एक छोटा सा प्रश्न आपसे है कि भारत में वर्तमान में कितने ऐसे राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी एक से अधिक राजधानियां हैं? एक से अधिक राजधानियां हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो ध्यान से देखना भाई, पहला राज्य आता है जिसका नाम होगा यहां से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां घोषित हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां घोषित हो चुकी हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं? तो जी हाँ, एक तो राजधानी होगी जिसका नाम होगा कर्नूल, जो सबसे प्राचीन राजधानी है। जब 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्य जो आपके आंध्र प्रदेश का गठन हुआ उस समय इसकी राजधानी कौन सी बनाई जाती है? कर्नूल ही बनाई जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट राजधानी है उसका नाम क्या है? नाम होगा अमरावती। और जी हाँ, तीसरी जो राजधानी वो कौन सी है? जी हाँ, जिसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ये 3 राजधानियां घोषित हो चुकी हैं। लेकिन यहां से देखें तो भाई 2 जून 2014 से और यहां से नेक्स्ट तारीख आएगी आपकी 2 जून 2024 तक आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनी रहेगी वह राजधानी होगी हैदराबाद, ठीक है ना। तो आपको याद कैसे करना है कि एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। 2 राजधानियां तो अलग से और मिल जाएंगी आपको। यहां से कर्नूल सबसे प्राचीन, फिर अमरावती, फिर कौन सी है? विशाखापट्टनम। और अब करंट जीके का जो प्रश्न लिख भी लेना आप लोग। अमरावती जो शैली भी होती है, एक अमरावती शैली भी है भारत के अंदर। और ये जो अमरावती शैली है कौन से वंश के शासक बनवाते हैं? भारत में एक वंश आता है जो कौन सा है? सातवाहन वंश आता है। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक कहते हैं वो किसे कहते हैं? सिमुक नामक व्यक्ति था जिसने सातवाहन वंश की नींव रखी आंध्र प्रदेश के अंदर, या इसे आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। इसी वंश को कहा जाता है क्योंकि ये उत्पन्न कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। अब एक करंट का प्रश्न लिख लेना आप लोग। अमरावती को किस देश के आधार पर बसाया जा रहा है? वर्तमान में जो आपका अमरावती शहर बसाया जा रहा है वो किस देश के आधार पे? मतलब कि जी हाँ, अमरावती जैसा ही वह देश भी है, वह राष्ट्र भी है। और उस राष्ट्र का जो नाम है भाई वो होगा जिसका नाम होगा सिंगापुर। सिंगापुर के आधार पर ही जो आपका कौन सा शहर बसाया जा रहा है? अमरावती शहर बसाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना करंट जीके के अंदर प्रश्न। अब 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे भारत का एक राज्य आता है जिसका नाम है एचपी। एचपी का मतलब क्या होगा? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जब राजधानियों की बात आती है तो इसकी राजधानियां कितनी हैं? 2 होती हैं। एक राजधानी है जिसका नाम क्या है? शिमला। शिमला। गर्मियों में जो राजधानी होगी वो कौन सी होगी? इसकी शिमला होगी। और अगर देखें एक दूसरी राजधानी और है जिसका नाम क्या है? नाम है भाई इसका धर्मशाला।
दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम, ये प्रश्न याद रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम अगर कहीं पर है वो भारत के अंदर ही है। सबसे ऊंचा भी और सबसे बड़ा भी। सबसे बड़ा आपसे पूछते हैं तो वही कौन सा होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, और है कहां पर, अहमदाबाद के अंदर स्थित है, अहमदाबाद के अंदर। अब इसमें से देखो ये जो इसकी दो राजधानियां, 3 नंबर पे जो नाम आएगा जिसका नाम होगा जी यहाँ का जो भारत का जो एक जो MH महाराष्ट्र राज्य, इसके भी 2 राजधानियां हैं। एक तो जी हाँ राजधानी कौन सी बनी हुई है, जी हाँ मुंबई बनी हुई है, और एक जो अगर राजधानी देखते हैं तो उसका नाम क्या है, नागपुर होता है। तो यहां से याद रखना कि जो आपका महाराष्ट्र राज्य है उसकी भी कितनी राजधानियां हैं, 2 राजधानियां हैं, मुंबई और नागपुर को। और बंबई को तो भाई यहां से ये भी याद रखना, प्रश्न आ जाए भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो कौन सी होगी, मुंबई होगी। और इसको वित्तीय राजधानी क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का सबसे बड़ा बैंक। और इस बैंक का जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो कहां पर बना हुआ है, मुंबई में बना हुआ है। तो भारत का जितना भी पैसे से संबंधित या रुपये से संबंधित कार्य होता है वो कहां पर होता है, मुंबई के अंदर होता है। तब इसे क्या कहते हैं, जी हाँ ये जो वित्तीय राजधानी कहते हैं। एक क्वेश्चन आप बता दो, भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित कर रखा है, कोलकाता। और यहां पर भारत की सांस्कृतिक राजधानी नाम आता तो भाई आपको करना क्या है, कलकत्ता। हाँ ये प्रश्न आए डायरेक्ट प्रश्न कि भारत की राजधानी क्या, तो आपको सभी को पता ही है दिल्ली है। लेकिन अगर यहां से एक दूसरा नाम और जोड़ देते हैं उसके साथ कि भारत की राजनीतिक राजधानी, भारत की राजनीतिक राजधानी। अब देखो राजनीति पूछे चाहे वैसे पूछे, राजनीति का मतलब है कि जो राजनेता बैठते हैं वो कहां पर बैठते हैं, तो कहां पर बैठेंगे, दिल्ली के अंदर। क्यों बैठते हैं, संसद भी वहीं पर है, राष्ट्रपति भवन भी वहीं पर है, आपका प्रधानमंत्री सचिवालय वो भी कहां पर है, दिल्ली के अंदर। तो यहां से पहला पॉइंट ये भैया आप लोग याद रखना। और अब देखो 2 नंबर अनुसूची, और उसको इंपोर्टेंट लगा लेना, और यहां से वही नोट भी करते चलना आप लोग। और जिसका नाम है द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। अब इसके अंदर जो उल्लेख कर रखा है दूसरी अनुसूची के अंदर, वो कर रखा कि भारतीय राजनीति के अंदर या भारत के अंदर जो भी पदाधिकारी होते हैं, यहां से भाई नोट कर लेना, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का क्या कर रखा है, उल्लेख कर रखा। किसके अंदर है, दूसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची होती है उसमें उल्लेख है पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का, कि हमारी राजनीति के अंदर जितने भी पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या अन्य व्यक्ति हैं, उन सभी के वेतन भत्तों का उल्लेख किस में है, दूसरी अनुसूची में है। अब इसमें से ये जो वर्तमान में जो पेमेंट दिया जाता है वो कैसे देते हैं, अब इसमें साथ साथ में ये भी लिख लेना आप लोग, भारत में सबसे अधिक जो वेतन है वो किसका है, राष्ट्रपति का है। और राष्ट्रपति को वर्तमान में जो पेमेंट मिलता है वो कितने लाख रुपए मिलते हैं, जी हाँ 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो देश का प्रथम नागरिक पूछे तो भी कौन है, राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से कर रखी है, कि वहां तो सम्राट है और यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति है। दोनों की शक्तियां क्या हैं, समान मानी जाती हैं। तो यहां से राष्ट्रपति का वेतन पूछे तो कितना करना है, 5 लाख रुपए। अब दूसरी बात देखो, अब आप एक प्रश्न बताओ, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति का है नहीं है। अगर नाम आता आपसे डायरेक्ट रूप से एग्जाम के अंदर कि उपराष्ट्रपति को कितना रुपये मिलता है, तो भाई उसे 1 भी रुपया नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कोई भी वेतन भत्ता नहीं मिलता है, बल्कि जो वेतन भत्ता मिलेगा वह किसके रूप में मिलेगा, जी हाँ राज्यसभा सभापति के रूप में।
इसके रूप में पेमेंट मिलता है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है पीछे कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो भाई इसका वेतन कोई भी नहीं होता उपराष्ट्रपति का, केवल किसके रूप में मिलते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में। और इसे जो वेतन मिलेगा वो कितने लाख रुपए मिलेंगे, जी हाँ, यहाँ से 4 लाख रुपए मिलते हैं। तो राज्यसभा के सभापति का वेतन याद रखना कितना मिलेगा, उसे 4 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 3 नंबर बात देखो, यहां से एक नाम आता है लोकसभा अध्यक्ष। अब यहां से देखना, जो राज्यसभा के सभापति को वेतन मिलता है वही किसे मिलेगा, लोकसभा अध्यक्ष को मिलेगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष का भी वेतन कितना होगा, 4 लाख रुपए होगा लोकसभा अध्यक्ष का। 4 नंबर पे जो बात आएगी जिसका नाम होगा भाई, यहां से राज्य का जो मेन हेड होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल। और राज्यपाल का जो वेतन होता है वह होता है भाई 3,50,000 रुपए, मतलब 3.5 लाख रुपए किसे मिलेंगे, राज्यपाल को मिलते हैं, राज्यपाल को। अब नेक्स्ट 5 नंबर पे देखें तो भारत के अंदर आपको पता है एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। और इसका यहां से समझ जाएंगे सीधे का मतलब, सीधे का चीफ ऑफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होगा वो वेतन कितना होगा भाई, 2,80,000 रुपए। 2,80,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या है, वेतन है, वर्तमान समय की बात करते हैं। तो 6 नंबर पे बात करते हैं तो भाई यहां से एक नाम आएगा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है, देखो यहां से प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। यहां से क्यों बन सकती है, क्योंकि यहां से इनका वेतन क्या है, अलग हो रहा है। अन्य न्यायाधीश होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनका वेतन कितना होगा, 2,50,000 रुपए। तो यहां से याद करना कि जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना है, 2,50,000 रुपए। 7 नंबर पे बात करते हैं, जी हाँ, यहां से अगर बात आती है एचसी का कौन होगा, सीजे। पहले मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। एचसी का मतलब है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वो कितना होगा, 2,50,000 रुपए। और अगर 8 नंबर पे बात करते हैं कि एचसी के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश पढ़े थे, 2.5 लाख रुपए है। तो यहां से जो वही वेतन किसका, सीजे का वेतन राज्यों के अंदर। अब एचसी के अन्य न्यायाधीशों के वेतन की बात करते हैं तो भाई ये कितना होगा, 2,25,000 रुपए होंगे। तो आप लोग ये नोट कर लेना, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, बल्कि उसे राज्यसभा सभापति के रूप में 4 लाख रुपए मिलते हैं। फिर बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा का कितना है, 4 लाख रुपए हैं। जी हाँ, राज्यपाल का वेतन पूछे तो 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, इसका जो वेतन है वो कितना है, 2,80,000 रुपए। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश आते हैं, अन्य न्यायाधीश, उनका वेतन कितना है, 2.5 लाख रुपए। आप लोग यहाँ से एक नोट में क्वेश्चन ऐड कर लेना। यहाँ से नोट में क्या करना है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जो वर्तमान समय में अगर बात देखते हैं कि जो कुल कितने न्यायाधीश होते हैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में भारतीय, तो भाई उसमें से यहां से याद ये रखना है 33 + 1 टोटल कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। वर्तमान भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल होंगे 34। 33 तो अन्य न्यायाधीश हैं और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है ना। और इसमें से जो इस व्यक्ति की तो डायरेक्ट रूप से नियुक्ति करता है कौन है, देश का राष्ट्रपति करेगा। डायरेक्ट रूप से नियुक्ति कौन कर देगा, राष्ट्रपति। इनकी जो नियुक्ति करेगा वो किसकी सिफारिश पर करता है, राष्ट्रपति। सीजे की जो मुख्य न्यायाधीश सिफारिश भेजेगा कि हमें इतने न्यायाधीश चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करेगा, अन्य न्यायाधीशों की भी क्या कर देता है, नियुक्ति कर देता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट नोट कर लेना भाई आप। इनका भाई निश्चित नहीं है, हर बजट के अनुसार बढ़ता रहता है हर बजट भाई पता है इनका, सरकार इनकी नहीं है क्या, तो इनके अकॉर्डिंग इनका कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो भाई 3 नंबर पे, 3 नंबर और नाम होगा जी हाँ, तीसरी अनुसूची।
तीसरी अनुसूची, यहाँ से जो महत्वपूर्ण अनुसूची है ना, जो आपके प्रश्न आ रहे हैं सबसे अधिक, उन्हीं का क्या करेंगे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 नंबर पे डालो तीसरी अनुसूची। अब देखो तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर भाई उल्लेख किसका है, शपथ का उल्लेख है। शपथ का मतलब ओथ का उल्लेख है। भारतीय राजनीति के अंदर जो भी पदाधिकारी आएगा वह अपना पद ग्रहण करने से पहले क्या करता है, शपथ लेता है। शपथ लेता है कि मैं कैसे अपना पद का पालन करूंगा, इसका कहीं भी यहाँ से दुरुपयोग तो नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ से। तो उसके बारे में जो शपथ दिलाई जाती है वो किस अनुसूची में होती है, तीसरी अनुसूची में। अब यहाँ से ना आप लोग ये कॉलम बना लेना, यहाँ पर तो होगा जी हाँ नाम होगा पदाधिकारी, पदाधिकारी। फिर यहां से अगर नेक्स्ट जो बात आए तो भाई उसमें होगा शपथ, शपथ कि किसके समक्ष शपथ ले रहा है, ठीक है ना। और तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा जी हाँ यहाँ पर क्या नाम है उसका, त्याग पत्र, मतलब इस्तीफा भी देता है क्या कोई अधिकारी। अब इसमें से पहली चीज देखो आप लोग, एक नंबर पे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है भाई, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो जिसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, जैसे कि वर्तमान में कौन से राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए हैं, क्रम से कौन से हैं, 15वीं जो वर्तमान भारत के अंदर जो राष्ट्रपति हैं वो कौन सी बनी है, क्रम से 15वीं बनती हैं, और जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और ये प्रश्न जरूर याद रखना भाई अब कि जी हाँ वो है देश की प्रथम क्या होती है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती हैं। और राज्य झारखंड राज्य की भी प्रथम महिला क्या थी, आपकी आदिवासी महिला आपकी राज्यपाल बनी हुई थी, वन द्रौपदी मुर्मू। अब देखो राष्ट्रपति जिसके समक्ष शपथ लेता है वह जी हाँ कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजे होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। अब ये मान लो सीजे पद पर नहीं है, कहीं पर और दूसरा कोई कार्य भाई काम भी निकल आता नहीं है क्या, कि वो जी हाँ उसके पास समय नहीं है, या ये मान लो कि जी हाँ वह अपने यहाँ पर जो पद पर नहीं है, तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है उस समय की बात करें तो भाई यहां से आपको ये याद रखना है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, आयु के अकॉर्डिंग या उसके कार्य के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसी के समक्ष क्या कर लेगा, शपथ ग्रहण कर लेता है। और जो अपना त्याग पत्र देता है वो किसे देता है, जी हाँ राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा देगा किसे देगा, ऊपी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पेश कर देता है। 2 नंबर पे बात करते हैं तो जी हाँ यहां से बात कर लेते हैं किसकी, आपकी उपराष्ट्रपति की, कि जो उपराष्ट्रपति होता है क्या वो शपथ लेता है क्या, बिल्कुल लेता है, शपथ तो लेगा ही भारत में। और यहां से जो शपथ लेगा वो किसके समक्ष लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। और अगर आप ना यहाँ पर ये देखेंगे त्याग पत्र देना चाहता है तो भी वह किससे देगा, जी हाँ राष्ट्रपति को ही देता है। दोनों कार्य उपराष्ट्रपति किससे संबंधित करता है, राष्ट्रपति से ही। राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है और त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देता है, ठीक है ना। अब देखो आगे 3 नंबर पे बात आती है, जी हाँ वर्तमान में राजनीति का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री में दोनों ही पॉइंट समान याद कर लो आप लोग, कि जो प्रधानमंत्री बनेगा, जो लोकसभा में या जो राज्यसभा का सदस्य कोई भी सदस्य है, तो वह किसके समक्ष शपथ लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष। अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो भी किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। तो प्रधानमंत्री में याद कर लेना, जो यहां से अगर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री अपना जो यहां पर शपथ लेता है राष्ट्रपति के समक्ष, त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 4 नंबर पे बात, और ये क्वेश्चन आप लोग बता दो, लोकसभा अध्यक्ष, हाँ फौजी साहब बताओ, लोकसभा अध्यक्ष वो किसके समक्ष शपथ लेता है? नहीं होती वेरी गुड। ये व्यक्ति है ना, ये याद रखना, कोई भी शपथ ग्रहण नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि आपको पता है वह उसने पहले कौन सा पद ग्रहण कर लिया है, सांसद का पद ग्रहण कर लिया है। तो ये केवल एक सांसद के सदस्य के रूप में क्या करता है,
शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोई भी शपथ ग्रहण नहीं करता है। हाँ, ये पूछा जाए कि वह अपना इस्तीफा किसे देता है, तो भाई वह इस्तीफा किसे देगा, क्योंकि इसके नीचे व्यक्ति होता है, उपाध्यक्ष होता है, उसे अपना क्या सौंप सकता है, इस्तीफा या जो त्याग पत्र दे सकता है। 5 नंबर पे बात आती है, और 5 नंबर पे बात आती है तो भाई यहां से सुप्रीम कोर्ट का सीजे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, कि ये किसके समक्ष शपथ लेता है। भाई सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। तो ये किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, जी हाँ राष्ट्रपति के। और अपना त्याग पत्र भी किसे देगा, जी हाँ आपको पता किसे देगा, राष्ट्रपति को ही देता है। कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस होता है वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। अपना त्याग पत्र देना चाहे तो भी किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। अब देखो आपको 5 तो बता दिए, अब दो या 3 और बताते हैं आपको। अब देखो 6 नंबर पे, और 6 नंबर पे बात करेंगे, जी हाँ एससी के अन्य न्यायाधीश। एससी के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो किसके समक्ष शपथ लेते हैं। भाई ये व्यक्ति जो शपथ लेंगे वो किसके समक्ष, सुप्रीम कोर्ट का सीजे, कि जी हाँ जो सुप्रीम कोर्ट के सभी अन्य न्यायाधीश, जैसे कि वर्तमान में कितने बनते हैं, 33 बनते हैं, ये सभी जो अपनी शपथ लेते हैं वो किसके समक्ष लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। हाँ, त्याग पत्र आता तो वह किसको देंगे, क्योंकि यहां से इसकी नियुक्ति कौन करवाता है, राष्ट्रपति करता है, तो त्याग पत्र तो किसको दे देंगे, राष्ट्रपति को दे देते हैं। 7 नंबर पे बात करते हैं, जी हाँ यहां से राज्य का मुखिया कौन कहलाता है, जी हाँ राज्यपाल कहलाता है। राज्य का मुखिया कौन होगा, राज्यपाल होता है। और राज्यपाल जिसके समक्ष शपथ लेता है वो किसके समक्ष होगी, भाई आप ही बता दो, हैं राज्यपाल किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो भाई यहां पर एचसी का क्या है, सीजे होता है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, उसी के समक्ष क्या करता है, राज्यपाल शपथ लेता है। हाँ, त्याग पत्र देना चाहे तो किसके पास चला जाता है, यहां से राष्ट्र, क्योंकि नियुक्ति किसने की है, राष्ट्रपति ने की है, तो यहां से शपथ ही केवल कौन दिलाता है, इसे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मान लो ये अपने पद पर नहीं है तो अभी आपको बताया है कौन सा होगा, जो भी वरिष्ठतम सदस्य होता है उसके समक्ष क्या कर लेता है, शपथ ले लेता है। अब यहां से 8 नंबर पे बात करते हैं, और 8 नंबर पे बात करेंगे भाई यहां से मुख्यमंत्री या सीएम की, मुख्यमंत्री या सीएम की। देखो पहले तो ये देखो आप लोग, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है क्या, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है क्या भाई, नियुक्त होते हैं। भाई ये याद रखना, भारत में प्रधानमंत्री प्लस में सीएम, प्रधानमंत्री की शक्तियां पढ़ लो, सेम टू सेम किसकी आती हैं, सीएम मुख्यमंत्री की आती है ना। अब इसमें से देखें कि क्या प्रधानमंत्री और सीएम के पद के लिए कोई चुनाव होता है क्या, भाई आप लोगों ने कभी मतदान किया है क्या, चुनाव ही नहीं होता तो मतदान कहां पर करेंगे। केंद्र में तो जी हाँ किसके लिए चुनाव होता है, लोकसभा के लिए, और राज्यों के अंदर किसके होगा आपका, विधानसभा के लिए चुनाव होता है। तो इसके तहत तो जी हाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करेगा। और जी हाँ क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतदान। भाई इसमें से आप लोग याद रखना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई भी चुनाव नहीं होता है, ठीक है ना। केवल हम लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं, अपना मतदान डालते हैं, और वही कार्य कहां पर करते हैं, विधानसभा के अंदर करते हैं। अगर मान लो इसका जो बहुमत दल का नेता उसे क्या बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं, या ये मान लो आप लोग कि उसे लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को यहां से, चाहे वो राज्यसभा का कौन सा भी हो, उसे क्या बना देता है, प्रधानमंत्री बना देता है। लेकिन भाई उसके पास समय होता है कि आपको जी हाँ 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर लोकसभा में बहुमत पेश करना पड़ेगा, तभी आपका कार्यकाल क्या होगा, आगे बढ़ सकता है। अब मुख्यमंत्री की यहां से अगर देखें तो मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है वो किसके समक्ष लेता है, जी हाँ आपके राज्यपाल के समक्ष लेता है। जैसे हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री जो शपथ लेता किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष और अपना जो
इस्तीफा देता है वो भी किसे देता है? जी हाँ, राज्यपाल को ही सौंपता है। ठीक है ना। और अंतिम 2 पॉइंट और देख लेते हैं इसके अंदर। अब इसमें से अब बात आई एचसी का सीजे। एचसी का सीजे मतलब हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो किसके समक्ष शपथ लेता है? राज्यपाल के समक्ष। और त्याग पत्र देगा तो किसे देगा भाई? तो यहां से जी हाँ भाई ये याद रखना, त्याग पत्र किसे देगा? वो राष्ट्रपति को पेश करता है। यहां पर थोड़ा कंफ्यूज यहां पर होगा आपको, क्योंकि यहां से देखो शपथ किसके समक्ष ले रहा है? राज्यपाल के समक्ष, लेकिन अपना त्याग पत्र देने हेतु तो कहां पर जा रहा है? राष्ट्रपति के पास जा रहा है ना। अब देखो अंतिम पॉइंट देख लो इसका, एचसी का या एचसी के अन्य न्यायाधीश, एचसी के अन्य न्यायाधीश। तो एचसी के जो अन्य न्यायाधीश हैं होते हैं वो किसके समक्ष शपथ लेते हैं? जो एचसी का क्या होगा? सीजे होता है।